बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले एक बड़ा मंत्री परिषद का विस्तार हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री परिषद विस्तार की आहट अब तेज हो चली है। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है और राज्यपाल से मुलाकात के बाद ही मंत्री परिषद विस्तार की चर्चा अब तेज हो चली है राजस्थान में, जिसमें कई नाम आ रहे हैं सामने, जिसमें श्रीचंद कृपलानी, गुरवीर बराड़ और साथ ही बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है, जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। और उसी के साथ साथ जवाहर सिंह बेडम का भी प्रमोशन किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा अब तेज हो चली है और ये चर्चा तब तेज हुई है, सियासी गलियारों में इसकी हलचल तब तेज हो गई है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए पहुंचे। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार अब राजस्थान में देखा जा सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिख रही है जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री का काफिला निकला और राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, जिसमें तमाम मंत्रियों के प्रमोशन की और किसको मंत्री बनाया जा सकता है उसके नाम भी सामने आ रहे हैं। रोशन संवाददाता से अधिक जानकारी हम ले लेते हैं। श्रुति, रोशन, देखिए सीएम भजनलाल पहुंचे राजभवन, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी कुछ ही देर पहले राजभवन पहुंचे थे। यहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के लिए यहां पर पहुंचे थे। अब मुलाकात कर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन से निकल गए हैं। करीब आधे घंटे तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र के बीच में मुलाकात हुई है। ये जो मुलाकात है, बताया जा रहा है कि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में इस तरीके की खबरें हैं कि जल्द जो लोकसभा चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो हो सकता है। राजस्थान में कुछ मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है और करीब 3 जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कि यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो कवायद है वो तेज होती हुई दिख रही है, जिसमें कई जो नाम है वो प्रमुखता से चर्चा में है। अलवर से बात की जाए, जो अलवर के तिजारा से बाबा बालकनाथ है, उनके नाम की चर्चा है। और वहीं दूसरी बात की जाए तो श्रीचंद कृपलानी है, जो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के अंदर यूडीएच मंत्री रहे हैं। करीब 8 बार से ज्यादा के जो विधायक हैं, संगठन और कहा जा सकता है कि सत्ता में अच्छा अनुभव है। ऐसे में ऐसे कुछ जो चेहरे हैं उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल यहां पर किया जा सकता है। और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले के अंदर ना तो राजभवन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के अंदर किन किन मामलों के ऊपर चर्चा हुई है, लेकिन आधे घंटे तक मुलाकात होना। रोशन, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उस बीच हम दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल के बीच ये मुलाकात रही। शिष्टाचार भेंट इसे बताया जा रहा है। बाकायदा गुलदस्ता लेकर पहुंचे थे सीएम और वहां पर थोड़ी देर चर्चा की, आधे घंटे की चर्चा बताई जा रही है दोनों ही वरिष्ठ नेताओं के बीच में। और इस चर्चा के बाद सीएम यहां से रवाना भी हो गई हैं। और फिलहाल क्या चर्चाएं हुई हैं, किन बातों पर जिक्र किया गया है, अभी ये निकलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन क्योंकि अभी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर चर्चाएं जो है वो लगातार चल रही हैं। ऐसे में किन किन मंत्रियों को नेता बनाए, माफ कीजिए, किन किन नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है, इनको लेकर भी चर्चा की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ये जो बदलाव है वो कब होता है। रोशन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोशन, देखिए कई संभावित चेहरे जो आप बता रहे हैं वो निकलकर सामने भी आ रहे हैं, लेकिन ये हमने देखा है बीजेपी में कि अक्सर जिन नामों पर चर्चाएं होती हैं उसके अलग ही कुछ और नाम निकलकर सामने आ जाते हैं। लेकिन कब तक माने कि ये विस्तार हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी जो संगठन है, अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेता है। इन्हीं फैसलों के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है। ऐसे में जो चर्चाएं यहां पर होती है वो नाम नहीं होते। जिस तरीके की जो चर्चाएं हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार यहां पर होना है, उनमें 3 कहा जा सकता है कि 3 विधायकों को जो मंत्री यहां पर बनाया जा सकता है, इस तरीके की चर्चाएं हैं। और बताया जा रहा है, राजभवन से जो जुड़े हुए जो सूत्र हैं ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से जो समय यहां पर मांगा गया है राजभवन से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा
लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की सियासत के लिए जो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो राज्यपाल कलराज मिश्र के जो बीच में जो मुलाकात है, इसके जो मायने हैं वो अपने आप में अहम है। जिस तरीके की जो चर्चाएं थी कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, अब उन चर्चाओं के ऊपर कहीं ना कहीं जो मुलाकात है वो मुहर लगाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रोशन, ये हम साफ तौर पर देख भी रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम संभावित चेहरे तमाम दिखा रहे हैं, क्या समीकरण है जिसको साध सकते हैं? तो बिल्कुल रोशन, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि बीजेपी के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा, आपको जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है मोदी का परिवार, और वही गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया है। ये तस्वीरें कुछ उन तस्वीरों की तरह मिलती हैं कि 2019 में जब एक बार फिर से बीजेपी के तमाम बड़े वरिष्ठ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया, जब ट्विटर इसको बोला जाता था, उसमें भी बदलाव किया था। और एक बार 2024 में जब 370 प्लस का टारगेट बीजेपी और 400 प्लस का एनडीए टारगेट बनाई हुई है, उसमें अब विस्तार करते हुए बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता अपने सोशल मीडिया एक्स पर अपने नाम के आगे ऐड किया है उन्होंने नाम को, जिसका नाम मोदी का परिवार दिखा गया है। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना की रैली में 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया था। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद जेपी नड्डा, अमित शाह समेत बीजेपी कई मंत्री सोशल मीडिया पर एक्स पर अपने नामों के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया। और इस खबर पर हमारे साथ अनूप जुड़े हुए हैं सीधे दिल्ली से। अनूप, 2019 में भी इस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी ट्विटर पर, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने नाम के आगे चेंजेस किए थे, बदलाव किए थे। एक बार फिर से उसी तरह का एक बदलाव देखा गया है। इसके मायने लोकसभा में कैसे देख सकते हैं अनूप? देखिए, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव सर पे है और कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से कल लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और मोदी के परिवार पर हमला किया था, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मोदी जी का परिवार कहाँ है, कौन है ये मोदी। तो उसी को कहीं ना कहीं उसको देखते हुए आज तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो जनता है वो हमारी परिवार है, मोदी का परिवार है। उसके बाद, उसके ठीक बाद सभी नेताओं ने, कह सकते हैं कि बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं, उसमें गृह मंत्री अमित शाह हों, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी जैसे जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में जो प्रोफाइल है उसमें मोदी के परिवार को ऐड कर दिया है। आपको याद होगा, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था और चौकीदार कह करके हमला किया था। और उसके बाद मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया गया था। उस समय भी ट्विटर हैंडल पे बीजेपी के नेताओं ने मैं भी चौकीदार करके वो कैंपेन चलाया था, उन्होंने वहाँ प्रोफाइल भी चेंज किया था। ठीक उसी तरह से इस बार मोदी के परिवार का कैंपेन एक तरह से है। और यकीन जानिए, जिस तरह से लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके पर्सनल, क्योंकि देखिए उनकी माताजी का उन्होंने जिक्र किया, उनके परिवार का जिक्र किया, और जिस तरीके से अब बीजेपी के नेता हमलावर हुए हैं और एक कैंपेन चला रहे हैं, वाकई एक बड़ा कह सकते हैं कि मुद्दा बीजेपी इसको बना रही है। और साफ तौर से बीजेपी कह रही है कि आपने जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला किया, प्रधानमंत्री के परिवार पर हमला किया, तो हम मोदी के परिवार हैं और ये जो भारत की जनता है वो मोदी के परिवार है। बिल्कुल अनूप, और एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी को भी झटका मिला था चौकीदार का, वो उनका स्टेटमेंट उनके ऊपर ही उल्टा असर किया। लालू के इस स्टेटमेंट का भी असर उनके ऊपर ही कर रहा है, उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार बता लिया है। बिल्कुल, पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया गया, कहीं ना कहीं उसकी बड़ी सफलता और अच्छा खासा जनता से उसका रिस्पांस था। बीजेपी ने तमाम तरह की अपने सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया था। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करना
ये वाकई लालू प्रसाद यादव को बहुत महंगा आगे पड़ने वाला है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल अनूप, मैं आपको रोकना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर वो आपको सुना देते हैं। और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती, इसीलिए 10 साल में एक दिन की भी छुट्टी मोदी जी ने नहीं ली है। यह उसी समय का संकल्प था। मोदी जी ने अपना जीवन जिस ढंग से जिया है, इस देश को परिवार मानते हुए, उसे एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और इतना ही नहीं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक 10 साल में 10 घंटे की भी उन्होंने कोई मोहलत या छुट्टी नहीं ली है। और वो लोग आके आज शिक्षा देते हैं जो जब तब छुट्टी मनाने विदेश जाते थे। और मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी यह बताना चाहता हूं, महोदय, आप सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उत्तर भारत में हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, जिनकी सरकार के शिक्षा मंत्री पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, तो रामचरितमानस और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में तमाम अनाप शनाप, उल्टी सीधी और अत्यंत निंदनीय बातें करते हैं। अब वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट देने लगे। तो मैं इनकी बात का उत्तर सैद्धांतिक भी देता हूं और राजनीतिक भी। लालू प्रसाद यादव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, महोदय, अगर आपके शिक्षा मंत्री ने थोड़ी सी शिक्षा हिंदू धर्म से ली होती तो उसे समझ में आता, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पुत्र का महत्व नहीं होता है, शिष्य का महत्व होता है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने हनुमान जी के जो उनके भक्त थे और शिष्य, हजारों हजार मंदिर देखे होंगे, उनके पुत्र लवकुश के मंदिर देखे हैं कहीं? पुत्र का नहीं, शिष्य का महत्व है। द्रोणाचार्य, उनके बेटे अश्वत्थामा का स्थान नहीं ऊंचा है, अर्जुन का स्थान ऊंचा है, जो उनका शिष्य था। भगवान राम ने अपनी सारी शक्ति हनुमान जी को दी है। द्रोणाचार्य ने विद्या पुत्र को नहीं दी, शिष्य को दी है। और भारत की परंपरा क्या है? हिंदू धर्म की परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं। यह आपके दिमाग में भरा हुआ है। इसीलिए हिंदू धर्म के ऊपर बने हुए इन ज्ञान देव पांडे लोगों को पहले समझना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है और उसके बाद बोलना चाहिए। मगर क्या करें? मैं एक और बात कहना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। उनके लिए जानते क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है। आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है। क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। परंतु मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रति जो ये व्यक्तिगत अपमान किया है, जनता जनार्दन, हम कहते हैं ना, जनता जनार्दन के भाव से शिशुपाल की तरह एक एक गाली गिन रही है। और निश्चित रूप से जैसे भगवान ने उचित समय पर उचित प्रत्युत्तर दिया था, तो ये इनके अहम मान्यता का जो शीश, राजनीतिक शीश है, इसका प्रत्युत्तर जनता जनार्दन देगी। और वो भाव आज तो आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे, जहां पर लालू के परिवारवाद के हमले पर मोदी के पलटवार किया है। अब खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल, अब आगे बात करते हैं नोट के बदले वोट मामले पर। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा फैसला सुनाया है, दरअसल आपको बता दें, नोट के बदले वोट मामले में या फिर सवाल पूछा तो सांसदों या विधायकों को विशेषाधिकार के तहत मुकदमे से छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 26 साल पुराना फैसला पलट दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस पीवी नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं हैं जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई थी। तो वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सिस्टम में जनता का भरोसा बढ़ेगा। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि नोएडा में एक अनोखी ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने एक महिला को उसके ही घर में 7 घंटे तक अरेस्ट रखा और 3,75,000 रुपए ऐंठ लिए। और इस खबर के बाद पुलिस सख्ती में आई है और ठगी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई से कॉल, 7 घंटे बंधक और कंगाल। महिला को घर में किया हाउस अरेस्ट। आईटी इंजीनियर हुई डिजिटल अरेस्ट। नोएडा सेक्टर 39 थाना इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां सेक्टर 45 की आम्रपाली सफायर सोसाइटी में रहने वाली एक आईटी इंजीनियर को ठगों ने उसके ही घर में 7 घंटे तक बंधक बनाया और डरा धमकाकर 3,75,000 रुपए ऐंठ लिए। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया, जिसमें महिला आईटी इंजीनियर को डिजिटली हाउस अरेस्ट किया गया और उसके बाद उससे 3,75,000 रुपए की ठगी की गई है। 7 घंटे तक महिला को उसके कमरे में कैद रखा गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 45 में यह परिवार रहता है और थाना 39 पर शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल महिला के पास मुंबई से एक कॉल आती है। कॉल में फेडेक्स कुरियर कंपनी से बताया जाता है। उसके बाद ठगों ने महिला से स्काइप कॉल के जरिए संपर्क किया। इस दौरान महिला को मुंबई से ताइवान के लिए कुरियर की जानकारी दी, जिसमें ये कहा गया कि कुरियर को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने रोक रखा है। ठगों ने कहा कि कुरियर में ड्रग्स, 4 पासपोर्ट और कुछ आपत्तिजनक सामान मिला है। यही नहीं, शातिरों ने महिला की कॉल को एक कथित पुलिस अधिकारी को भी ट्रांसफर की। महिला को इन ठगों ने करीब 7 घंटे तक वीडियो कॉल के जरिए धमकाया और जेल भेजने का भी डर दिखाया। जब महिला परेशान हो गई तो ठगों ने महिला से 3,75,000 ट्रांसफर भी करवा लिए। दरअसल में महिला को डिजिटली अरेस्ट किया गया और उसके बाद ये बताया गया कि उसके नाम पर एक कोरियर है और उस कोरियर सर्विस को मुंबई पर रोक लिया गया है। फेडेक्स कुरियर कंपनी ने ये कॉल महिला को किया और उसके बाद एक कथित पुलिस अधिकारी को ये कॉल ट्रांसफर की गई। ये पूरी ठगी स्काइप की वीडियो कॉल पर की गई है। ऐसे में महिला को उसके कमरे में ही बंधक बना लिया गया और बताया गया कि उस कोरियर के जो भेजा गया है, जो मुंबई से ताइवान जा रहा है, वो उसके नाम का कोरियर है और उस कोरियर के अंदर ड्रग्स है, कुछ पासपोर्ट है और कुछ आपत्तिजनक सामान है। 7 घंटे तक अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट की शिकार महिला ने इस जालसाजी की शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल थाना सेक्टर 39 पर आम्रपाली सफायर निवासी एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी के साथ एक नंबर से कुरियर कंपनी वाले का फोन आया और उसके बाद स्काइप कॉल करके उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और उनके अकाउंट से रुपया निकाल लिया है। इस तरीके पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम ही है। कानूनी तौर पर डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है। ये एक फ्रॉड करने का तरीका है जो साइबर ठग अपनाते हैं। इसका सीधा मतलब होता है ब्लैकमेलिंग से, यानी इसके जरिए ठग अपने टारगेट को ब्लैकमेल करता है। डिजिटल अरेस्ट में कोई आपको वीडियो कॉलिंग के जरिए घर में बंधक बना लेता है।
वो आप पर हर वक्त नजर रख रहा होता है। ऐसे ठगों से बचने के लिए अनजान कॉल की सूचना पुलिस को दें। पैसों की लेन देन बिल्कुल ना करें। फ्रॉड होने पर 1930 नेशनल क्राइम पर सूचना दें। सामान्य तौर पर पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी आपको कॉल करके धमकी नहीं देगी। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है और उसी के तहत उसे पूरा किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। इस बीच एक बड़ी खबर जयपुर से निकलकर सामने आ रही है। एसओजी मुख्यालय से ये बड़ी खबर है। पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की छापेमारी, करीब 10 जगहों पर चल रही है छापेमारी। पिछले दिनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई हो रही है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ खबर